हर वर्ग कुछ ना कुछ काम करना चाहता है। ऐसा ही एक वर्ग है एनजीओ, जो संस्था के रूप में चलता है और यह संस्था सामाजिक हित में काम करते हैं। यह जो संस्था होती है वो पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी काम करते हैं। हमने करनाल की संस्थाओं के बारे में डीआईसी डिप्टी डायरेक्टर सचिन से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे जिले में 56,100 संस्थाएं हैं जो सामाजिक हित में काम करती हैं। उनका रजिस्ट्रेशन हमारे कार्यालय में होता है। ऑनलाइन वेबसाइट पर नाम अप्लाई करने के लिए 100 रुपए का भुगतान करना पड़ता है और जब एनजीओ पूरी तरह से रजिस्टर हो जाता है तब 2700 का एक अन्य भुगतान करना पड़ता है। विश्व के सबसे बड़े मुश्किल दौर कोरोना काल में भी संस्थाओं ने आगे आकर लोगों के लिए खूब काम किए, चाहे वह किसी गरीब के घर तक खाना पहुंचाना हो या कोई अन्य सुविधा। एनजीओ लगातार सामाजिक हित में काम करते हैं और करनाल में भी यह एनजीओ लगातार सामाजिक हित में काम करते आए हैं, चाहे वे जानवरों के लिए काम कर रहा हो या पशु पक्षियों के लिए या फिर व्यक्ति मनुष्य के लिए काम कर रहा हो। उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि जो एनजीओ के माध्यम से पैसा ऐंठने का काम कर रहा हो। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि करनाल के एनजीओ सही रूप से धरातल पर आकर सामाजिक हित में काम कर रहे हैं। डीआईसी करनाल में मैं पोस्टेड हूँ। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है उसकी दो विंग्स है। एक तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए काम करता है वो है, दूसरी ये है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज में। फर्म्स एंड सोसाइटीज में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास वेलफेयर सोसाइटियाँ, रेजिडेंशियल एसोसिएशंस रजिस्टर होती हैं। कोई भी 7 पर्सनस मिलके अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या पर्सनस की हेल्प के लिए जो है सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और आप कह सकते हो कि प्रमोशन ऑफ आर्ट है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बोल सकते हो आप लोग। और जो ये एसोसिएशंस के हैं या टेनेंट्स हैं, वो कोई भी ग्रुप ऑफ 7 पर्सन्स मिलके चैरिटी के लिए भी आप एक एसोसिएशन बना सकते हो। ये हमारे पास रजिस्टर होते हैं। ये जो रजिस्टर होते हैं वो है एक्ट हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012। इससे पहले जो है सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1860 थे। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने 2012 में अपना एक्ट नया बनाया है, जो उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोसाइटियां हैं वो री रजिस्टर हो सकती हैं 2012 एक्ट में। अभी तक का अगर हम डाटा की बात करें तो टोटल हमारे पास 5600 के आसपास सोसाइटियां रजिस्टर हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट की। उसमें से 2100 के अराउंड जो रफ फिगर है वो न्यूली रजिस्टर्ड सोसाइटीज की है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है पोर्टल ओपन करती रहती है सोसाइटी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उनको री रजिस्ट्रेशन के लिए 2012 एक्ट में। इसमें मैं आपको प्रोसीजर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन के लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल एक डेवलप किया हुआ है जो एक्ट के हिसाब से इंटीग्रेटेड है। उसमें क्या है कि जो साइट का नाम है वो है haryanaindustry.gov.in। उस पर जाके एप्लीकेंट अपनी यूजर आईडी पासवर्ड बना करके क्रिएट करके वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके ऊपर जो फर्दर कोरेस्पोंडेंस होती है वो हमारे ऑफिस के हिसाब से होती है। कुछ भी किसी भी चीज़ की डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो उसको कम्युनिकेट की जाती है विद इन आरटीएस सिस्टम। टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो है इसकी जो अप्रूवल और जो कोरेस्पोंडेंस है वो होती है हमारे ऑफिस की तरफ से। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन है उसकी आइडेंटिटी के लिए एक आपको नेम अप्रूवल चाहिए होता है, जिसके लिए आपको 3 बंदों की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 3 पर्सन्स की, और उनके एड्रेस प्रूफ और नेम की वो आती है, आधार की कॉपी लगती है, और वो भी आरटीएस के तहत ही हम उनको अप्रूवल देते हैं। देर आफ्टर क्या करते हैं कि सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन आती है। सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 6 से 7 जो है हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको अपने बनाने फाइल करने होते हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने बायलॉज, रूल, रेगुलेशन और एम्स ऑब्जेक्टिव अपने दिखाने होते हैं पर्टिकुलर एक संस्था को रजिस्टर करवाने के लिए। उनसे बाहर जाके वो काम करते हैं तो वो गलत माना जाता है। हमारे प्रीव्यू की बात है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कोई भी संस्था जो HRSS एक्ट 2012 के तहत या हमारे ऑफिस से जो रजिस्टर्ड होती है उसको जो हमारे एक्ट के तहत मैंडेटरी प्रोविजंस हैं उनको कंप्लाई करना पड़ता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर जो संस्था का है जो रजिस्टर्ड है 2012 एक्ट के तहत, उसको यहाँ पे फाइल करना मैंडेटरी है सेक्शन 50 के तहत। और इसमें सभी को अपनी जो भी पिछले लास्ट 1 ईयर का जो आप कह सकते हो उसको कि जो
उन्होंने जो अपना वर्कआउट किया है जो लास्ट 1 ईयर में, उसकी इंफॉर्मेशन जो है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो कंसर्न अथॉरिटी एक्ट के अंदर उसको सबमिट करवानी होती है। तो सर इसमें कोई जो रजिस्ट्रेशन होता है कोई फीस कितनी? हाँ, फीस जो है नेम अप्रूवल के लिए जो गवर्नमेंट ने रखी हुई है वो 100 रुपए की है, वो ऑनलाइन है, ट्रेजरी के थ्रू ही उसका चालान आपको जमा करवाना पड़ता है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए 2700 रुपए की फीस है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे होती है आफ्टर नेम अप्रूवल। तो सर देखने को मिलता है कि कई लोग फर्जी एनजीओ चलाते हैं और कई लोग जैसे रजिस्टर करा लेते हैं लेकिन फिर भी दूसरे तरीके से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। नहीं, वो उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो संस्था रजिस्टर नहीं हुई है वो हो सकता है किसी और संस्था के पास, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हो सकता है, इसमें एनजीओ में रजिस्टर हुई हो, या तहसीलदार जो कंसर्न होते हो ट्रस्ट के तहत भी हो सकती है। इस बारे में मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि भाई वो रजिस्टर नहीं हुई हो सकता है वो रजिस्टर हुई हो। हमारे पास जहां तक रजिस्ट्रेशन का वो है तो हम इसमें बताना चाहेंगे कि अगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से बाहर जाके जो संस्था काम करती है वो गलत है। तो क्या कार्रवाई? उसमें कार्रवाई ये है कि उनके मेंबर भी हमारे पास जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, उसमें जो हमारे रेलेवेंट जो सेक्शंस दे रखे हैं उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई होती है। आपका परिचय सर? जी, मैं सचिन कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। जो भी एनजीओ कोई लोग मिलकर बनाते हैं, ये उनके उद्देश्यों पर निर्भर करता है कि किस एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को लेकर एनजीओ बनाया गया है। अगर अच्छे उद्देश्यों को लेकर कोई भी एनजीओ बनाया गया है तो वो अच्छे काम करता है, और अगर उसके पीछे मकसद मात्र दिखावा या धन राशि एकत्रित करने का है तो उस पर उनका जो उद्देश्य है वो जनहित के लिए नहीं है। और ऐसे एनजीओ अभी पिछले कुछ समय के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश भर में जो ऐसे फर्जी कंपनी और एनजीओ हैं उनको बंद कर इस पर रोक लगाई है। धोखाधड़ी में जो आम भाषा में जो धारा आती है वो 420 ही आती है। हम उसको यही कहते हैं कि कोई भी जब किसी प्रकार का धोखाधड़ी या कोई ऐसी हेराफेरी करता है तो इसको कह देते हैं कि उसने 420 की है, और 420 में बहुत विस्तार से इसका जो है ना एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन बहुत से अपराध आजकल जो क्राइम है वो साइबर लॉ जो है ये पनपता जा रहा है। सोशल मीडिया, साइबर लॉ, उसमें अपराध करने के तौर तरीके बदल गए हैं और उसके जो सजा के प्रावधान हैं, कानूनी जो प्रावधान है वो भी समय के अनुसार अब बदल रहे हैं। जैसा जो अपराध करता है उसके अनुसार ही उसको उस नियम के तहत सजा का प्रावधान है। तो करूंगा कि इस तरीके की जितनी भी एनजीओ देश में या प्रदेश में बनी हुई है उनको चेक किया जाए। पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था वो कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे होते हैं जो तहसील से रजिस्टर्ड होते हैं, वो एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो उसके बाद जीवन भर उस पर कोई चेक नहीं होता। दूसरे जो है वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत या जो कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, उनका सालाना जो लेखा जोखा है उनकी चेक होना चाहिए और वो ऑडिट होना चाहिए। सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और हर साल हर एनजीओ के रिकॉर्ड ऑडिट होने चाहिए और उनकी चेकिंग होनी चाहिए। जो भी उनके लेखा जोखा कार्य उपलब्धियां हैं उनकी रिपोर्ट सरकार के पास जानी चाहिए। अगर गलत तरीके से कोई फ्रॉड करता है या कोई गलत काम करता है तो आईपीसी की धाराओं के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, और इसमें अलग अलग धाराओं और अलग अलग अपराध की अलग अलग सजा होती है। उसमें सजा का भी प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो उस पे जो है ना वो निर्भर करता है। 3 साल तक की सजा है कि जैसा वो अपराध करता है, बड़ा है तो उसमें उसके ज्यादा भी है। आपका परिचय? मैं शक्ति सिंह एडवोकेट। देश हित के लिए हर वर्ग कुछ न कुछ